बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहव कोर्स का ये 9वां सबक है। 9वां सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमा कसरत और किल्लत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जमा किल्लत के आपको 4 औज़ान बयान किए थे, बहुत इस्तेमाल होते हैं, और अब मैं मज़ीद आप इसके 3 औज़ान बयान करूँगा जमा कसरत के। बस जमा किल्लत के इतने ही औज़ान हैं, 4 वो और 3 ये, 7 औज़ान हैं बस। इसके अलावा और कोई औज़ान नहीं है। अगर आप ये औज़ान ज़हन में बिठा लेते हैं तो जमा किल्लत की पहचान आपके लिए आसान हो जाएगी। और इसके अलावा जो जमा कसरत है इसके बहुत से औज़ान हैं, तो इन बहुत से औज़ान को ज़हन में बिठाने के लिए हमने मशक़ें रखी हैं। तो इन मशक़ों के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो जमा कसरत के जो औज़ान हैं वो भी आपके जहन में बैठ जाएंगे। इसके अलावा मैं आखिर में आपको जमा की पहचान का तरीका बता दूंगा कि ये लफ्ज़ जमा है या नहीं। ये बहुत ही आसान तरीका, एक तो वज़न से मालूम होता है, और अगर वज़न से जानना आपके लिए दुश्वार हो, मुश्किल हो, तो फिर मैं आपको वेबसाइट के ज़रिए बता दूंगा। आप सर्च करेंगे गूगल के अंदर, या फिर मैं जो वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ तो उस लिंक के अंदर जाएंगे आप वेबसाइट में, तो वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ जमा है या नहीं। तो इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि जमा, और उसका तर्जुमा भी आपको मालूम हो जाएगा तर्जुमा क्या है। इस तरह जो है ना वो देखने से, यानी डिक्शनरी देखने से और उसके अंदर जमा के औज़ान ढूंढने से, लफ्ज़ों के अल्फाज ढूंढने से, मानी ढूंढने से न सिर्फ आपकी इबारत मजबूत होती है बल्कि आपको तर्जुमा करने में भी बड़ी आसानी होती है। इसलिए आप मशक्क़त से न घबराया करें, बल्कि ये स्टार्टिंग में मशक्क़त होती है, फिर जब आपको लफ्ज़ों की पहचान हो जाती है तो फिर आपके लिए हर चीज़ आसान होती चली जाती है। फिर शायद कोई एक का दुक्का किसी एक सफ़े के अंदर, 2-4 सफ़ों के अंदर, 5 सफ़ों के अंदर कोई 1-2 लफ्ज़ आ जाएं जिससे आपको शनासाई ना हो सकता है ऐसा हो जाए, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इब्तिदा में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको लफ्ज़ों की पहचान हो। जब लफ्ज़ों की पहचान हो जाएगी फिर आपके लिए मेहनत करना, वो मेहनत आपके लिए नहीं होगी, फिर आपको आसानी से हर चीज़ समझ आती चली जाएगी। तो देखें, जमा किल्लत के 3 औज़ान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला वज़न है अफ़उलुन। अफ़उलुन के वज़न पर हमज़ा पर ज़बर है, फ़ा शुरू में हमज़ा होगा, उस पर ज़बर होगी, फिर फ़ा यानी दूसरा जो हर्फ है उस पर वो साकिन होगा, फिर तीसरा जो हर्फ है अफ़उलुन आइन तो उस पर पेश होगी, फिर आखिरी पर कोई भी हरकत आ सकती है। अफ़उलुन भी हो सकता है, अफ़उलन भी हो सकता है, अफ़उलिन भी हो सकता है। अब मिसालें इसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अनफुसुन, शुरू में देखें हमज़ा है और अनफुसुन अफ़उलुन के वज़न पर है। दूसरी मिसाल है अक़लुबुन, शुरू में हमज़ा है अक़लुबुन, और इसी तरह अदरुबुन, शुरू में हमज़ा है और बाकी जो ज़बर ज़ेर पेश है वह अफ़उलुन वाले ज़बर ज़ेर पेश हैं। तो इस तरह जो अफ़उलुन के वज़न पर होगी वो भी जमा किल्लत होगी। नीचे मिसालें मैंने दी हैं, आपने ढूंढनी है ये कौन सा वज़न है, ये किस वज़न पर है जमा किल्लत, और ये किस वज़न पर है। दूसरा वज़न अफ़इलतुन है, तो इसमें भी शुरू में हमज़ा है और शुरू में हमज़ा होगा और आखिर में क्या होगी, गोलता, ये भी इसकी पहचान है। देखें अफ़इलतुन, इसके वज़न पर क्या है अतइमतुन। जैसे अफ़इलतुन में ज़बर ज़ेर पेश हैं, इसी तरह अतइमतुन में भी ज़बर ज़ेर पेश हैं। तर्जुमा मैंने लिख दिए हैं। इसी तरह अजविबतुन, इसमें भी वही ज़बर ज़ेर पेश हैं। अमतिअतुन, इसमें भी वही ज़बर ज़ेर पेश हैं। अफ़इलतुन की तरह ये तीनों जमा हैं, तो ये भी जमा किल्लत है। इसी तरह फ़िअलतुन के वज़न पर जो जमा होगी वो भी जमा किल्लत होगी। फ़िअलतुन यानी शुरू वाला हर्फ जो होगा उसके नीचे ज़ेर होगी, फिर दूसरे हर्फ पर साकिन, वो साकिन होगा, और फिर तीसरे हर्फ पर ज़बर होगी, और आखिरी में गोलता होगी, और गोलता पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आ सकती है। तो जैसे सिबयतुन, फ़िअलतुन, सिबयतुन, फ़िअलतुन, और इसी तरह फ़ित्यतुन, फ़िअलतुन, ग़िलमतुन। देखें सेम वज़न है, इससे आपको पता चला कि ये सारी जमा किल्लत हैं। अब मज़ीद नीचे जो मैंने मिसालें दी हैं, मेरे ख़्याल में ना मुझे ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती हैं वो यही जमा किल्लत हैं जो मैंने लिख दी हैं। इसके अलावा जमा किल्लत बहुत इक्का दुक्का शायद कोई इस्तेमाल हो, मुझे जो मिली थी वो मैंने यहाँ पर जमा कर दी। आप इन्हीं जमा को अगर ज़हन में बिठा लेते हैं तो ये जमा कहीं भी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा जमा किल्लत है ये वाली। अब हम जमा कसरत की तरफ बढ़ते हैं। जमा कसरत के जी बहुत से औज़ान हैं। जमा कसरत को अगर आपको जमा किल्लत का पता चल गया ना तो बहुत आसान है, अब जमा कसरत का आपको पता चल ही जाएगा। जमा किल्लत के अलावा बाकी जितनी भी जमा हैं वो सारी की जारी जमा कसरत हैं। ये बहुत ही सिंपल मैंने उसूल बयान कर दिया है। अब देखें उसके वज़न कौन कौन से हैं, कैसे पता चलेगा ये जमा कसरत है। फ़अलतुन के वज़न पर जो जमा होगी वो जमा कसरत होगी। जैसे फ़जरतुन, तलबतुन, अमलतुन, तो दे जमा कसरत है। इसी तरह फ़ुअलुन के वज़न पर जो भी जमा होगी, फ़ुआलुन के वज़न पर जो जमा होगी वो भी जमा कसरत होगी। जैसे अज़्ज़ुर्राउ,
فعالون لن، اگر الف لام ہٹا دیں تو زراعن پڑھیں گے اس کو. اسی طرح قوامن یہ بھی فعالن کے وزن پر ہے. اسی طرح حفاظن یہ بھی فعالن کے وزن پر ہے، کہتے ہیں نا ہم حفاظ کرام. اسی طرح اس کا جو اگلا ہے وہ ہے فعلن، یہ بھی جمع کثرت ہے. فعلن جیسے رکعن یا الرکع، الکنس، الخنس، تو یہ بھی جمع کثرت ہی ہے، فعلن کے وزن پر ہے. اسی طرح اس کا جو تیسرا وزن ہے وہ ہے فعلن، جیسے حورن، حمرن، اسی طرح بورن. تو بورن، رن، رن کچھ بھی آ سکتا ہے آخری حرف پر، وہ آپ نے نہیں دیکھنا. تو فعلن کے وزن پر بھی جمع کثرت آتی ہے. اسی طرح فعلان کے وزن پر بھی جمع کثرت آتی ہے، جیسے قدبان، فعلان، قدبان، رہبان، ولدان. تو یہ سب دیکھیں ایک ہی وزن ہے فعلان کا وزن. فعال کے وزن پر بہت جمع آتی ہے، اور فعول یہ جو جمع کے وزن ہے نا یہ بہت استعمال ہوتے ہیں. فعال کے وزن پر جیسے کرام، اسی طرح عظام، علماء عظام یا مشائخ عظام آتا ہے نا یہ لفظ. اسی طرح جبال، الجبال کہہ لیں یا جبال کہہ لیں. اسی طرح فعول کے وزن پر بھی بہت سی جمع استعمال ہوتے ہیں، جیسے وجوہ، وجوہ یومئذ ناظرہ. اسی طرح نجوم، وإذا النجوم انکدرت. اسی طرح وحوش، وإذا الوحوش حشرت. تو دیکھیں یہ سب جمع ہے. تو جمع کا آپ کو مزید جو ہے نا وہ اوزان 1 2 3 4 5 6 7 7 جمع کثرت کے میں نے اوزان آپ کو بتا دیے ہیں. مزید اس کے اور وزن بھی ہیں، 6 اوزان اور بھی ہیں. بس ان 6 اوزان کے ساتھ یہ ہماری بات جو ہے وہ جمع کثرت کی، جمع کی یہ ختم ہو جائے گی. مزید جو ہے وہ اگلا ٹاپک شروع ہوگا اور وہ ہے معرب اور مبنی کا. پھر ہم معرب مبنی کے بارے میں بتائیں گے. تو بھی دیکھیں جمع کثرت کا ایک اور وزن ہے فعول، جیسے صحفن، فعول، صحفن، رسول، زبور. تو یہ دیکھیں یہ سب فعول کے وزن پر آ رہے ہیں. اسی طرح فعال کے وزن پر جو جمع ہوگی وہ جمع کثرت ہوگی، جیسے امم، فعال، امم. اسی طرح زلفن، غرفن. تو فعال کے وزن پر ہیں یہ سارے، زبر زیر پیش اسی کی طرح ہی ہے. اسی طرح فعال کے وزن پر جو جمع ہوگی وہ بھی جمع کثرت ہوگی، فعال، نعم، سلع، حکم. دیکھیں سب ملتے جلتے سیم زبر زیر پیش ہیں. اسی طرح فعلا کے وزن پر جو جمع ہوگی وہ بھی جمع کثرت ہوگی، جیسے شتا، مرضا، جلبہ. یہ سب جمع کثرت کا وزن ہے، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے نا وہ یہ جو پہلی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ جو گردان یہ 3 وزن ہے نا پہلے والے جمع کثرت کی، یہ بہت استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح فعلان کے وزن پر جو جمع ہوتی ہے وہ بھی جمع کثرت ہوتی ہے، جیسے فعلان سنوان، فعلان سنوان، فعلان قنوان، فعلان نیران. تو یہ فعلان کے وزن پر ہے. اسی طرح فعال کے وزن پر بھی جمع کثرت استعمال ہوتی ہے لیکن کم استعمال ہوتے ہیں، جیسے فعال ہے ہداتن. اسی طرح غزاتن، قضاتن، قاضی القضات کہتے ہیں چیف جسٹس کو. تو یہ جو جمع کثرت کے میں نے آپ کو اوزان بیان کر دی، نیچے میں نے مثالیں دی ہیں. تو ان مثالوں کے اندر جمع کثرت ہی ہیں، آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ جمع کثرت کا کون سا وزن ہے، اس کے نیچے آپ نے بلکہ اسی کے ساتھ آپ جمع کثرت کا وزن لکھ لیجئے گا الگ سے. اگر آپ وہ لفظ جو ہے نا وہ دینا چاہیں، جیسے ایک لفظ آپ نے دیا، وزن دیا فعول، تو اس کے وزن اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس کے اندر مشق کے اندر جو بھی جمع ہوگی بس وہ لکھ دیجئے گا. پورا یہ عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری لائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جمع کثرت کا ٹاپک ہمارا چیپٹر مکمل ہوا. اگلا ٹاپک ہوگا ہمارا معرب اور مبنی کا. معرب مبنی کی پہچان بھی آپ کی عبارت کے لیے درست ضروری ہے. یہاں سے آپ کی عبارت کا سفر شروع ہو رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے. ابھی تو یہ بنیاد تھی، وہ الحمدللہ اگر آپ نے یہ سبق سارے صحیح طریقے سے غور سے سنے ہیں تو آپ کی بنیاد مضبوط ہو گئی ہوگی. اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا اگلے سبق سے آپ کی عبارت میں کس طرح بہتری آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.